हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री का जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है उसमें टॉपिक दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमॉलिक्यूल्स है। क्या ये बायोमॉलिक्यूल्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसा बायोमॉलिक्यूल्स है, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्यतः कहाँ से मिलता है। हमें चावल वगैरह से, जो रोटी वगैरह हम खाते हैं, इन सब से हमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, आलू से, इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, इनके मेन सोर्सेज हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स का रियल में डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं यदि एग्जाम में आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे सिर्फ ये लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड है। बट आपको लिखना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के वे वृहत, वृहत बोले तो मैक्रो, वृहत अणु है, वृहत अणु है जो जल अपघटन पर, क्या कहेंगे, जो जल अपघटन पर जो जल अपघटन पर, जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, देखिए बहुत सिंपल है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन या और ऑक्सीजन, यानी और ऑक्सीजन के वे वृहत मैक्रोपॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, जिनका जल अपघटन करने पर या जो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि जब इनका जल अपघटन किया जाता है, तो यह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। यह इसका एक सटीक सा डेफिनेशन होगा जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब अगर जो देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कार्बोहाइड्रेट्स को जल अपघटन और स्वाद के आधार पर डिवाइड किया गया है। अगर जो जल अपघटन के आधार पर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के आधार पर तीन प्रकार के, कौन कौन से, इनको पहले बांटा गया मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ये तो होगा आपका जल अपघटन के आधार पर। लेकिन यदि स्वाद के आधार पर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट शुगर एंड नॉन शुगर में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेस पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये डेफिनेशन। और उसके बाद में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या होता है आपको समझ में आ ही गया। अब क्लासिफिकेशन किस आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। तो देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको, नोट कर लीजिए। और अब इसको समझिए, क्लासिफिकेशन जो है ऑन हाइड्रोलिसिस कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन के आधार पर, क्या जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को तीन भागों में, किसमें, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है।
कौन कौन से भाई? जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स कैटेगराइज्ड इन 3 फॉर्म्स, 3 भागों में। कौन से? पहला है इसका मोनोसैकेराइड्स। क्या? मोनो, CHARIDES, मोनोसैकेराइड्स। और दूसरा भाग है इसका, और दूसरा जो कैटेगरी है उसको कह सकते हो आप ऑलिगोसैकेराइड्स। क्या कहेंगे? ऑलिगो, SACCHARIDES, ऑलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा होता है इसका पॉलीसैकेराइड्स। क्या होता है? ओके, क्या क्या? देखिए, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के आधार पर अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया जल अपघटन के आधार पर, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आइए समझते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखिए, मोनोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जिनको जल अपघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनको और भी सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। तो मैं पहले मोनोसैकेराइड्स आपको बताना चाहता हूं। तो अच्छे से पहले देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, फिर चर्चा करेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स की, फिर चर्चा करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का कीटोन्स, वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जो जल अपघटित नहीं किए जा सकते। यानी कि इनका जल अपघटन करके और ज्यादा सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज कार्बोहाइड्रेट आते हैं? जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, राइबोज। क्या समझ में? इटीसी क्या क्या? तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स। वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जो जल अपघटित नहीं किए जा सकते, यानी कि इनको और ज्यादा सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे इन तीनों का अगर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो C6H12O6 ही होता है। समझ में आ रही बात? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। समझ में आ रही बात? और एक चीज हो गया इसमें राइबोज। क्या आ गया आपका? राइबोज। तो ये जो है ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, यानी कि इनको और ज्यादा सरल अणुओं में नहीं तोड़ा। यदि आप इसका जल अपघटन करोगे तो अब नहीं होगा ये, क्योंकि और ज्यादा सरल अणुओं में नहीं टूट सकता है। वहीं पर जो आपके ऑलिगोसैकेराइड्स हैं वो कई सरल अणुओं में टूटता है, पॉलीसैकेराइड बहुत ज्यादा सरल अणुओं में टूटता है। तो आइए आपको मोनोसैकेराइड समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि ऑलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं उसके बाद इसको मिटा दूं। व्हाइट बोर्ड काफी छोटा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, नोट कर लिए। अब देखिए, अब हम समझा रहे हैं हम आपको ऑलिगोसैकेराइड्स। ओके, चलिए। नमः शिवाय। मैं बालक तू माता सिरवालिए, रहे टूटिए नाता जो तवालिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होता है। ऑलिगो, CHARIDES, ऑलिगोसैकेराइड्स। देखिए समझिए, अब ये ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है? तो ऑलिगोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या? वे कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो। वे ऑलिगोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जल अपघटन पर, जो जल अपघटन यानी कि जिनका जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन पर
एक निश्चित संख्या में, क्या, एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड्स अणुओं का निर्माण करते, ध्यान से समझिए क्या बता रहे हैं हम। ऑलिगोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जल अपघटन पर एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड्स अणुओं का निर्माण करते हैं, हम उन्हें ऑलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब ऑलिगोसैकेराइड्स को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एक कुछ डाइसैकेराइड्स हैं, मैं लिख दूं यहां पर डाइसैकेराइड्स। कुछ डाइसैकेराइड्स हैं, जैसे हमने ले लिया सुक्रोज, ये है आपका ऑलिगोसैकेराइड्स। अब ऑलिगोसैकेराइड्स में भी क्या है, ये डाइसैकेराइड। यदि इसका जल अपघटन किया जाए, क्या किया जाए, जल अपघटन किया जाए, देखिए जगह का लिख दे, जल अपघटन, तो जब इसका जल अपघटन होता है तो मान लीजिए सुक्रोज है, क्या ये सुक्रोज, मान कर लीजिए भाई सबका फॉर्मूला सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, इस वजह से हम करें ये सुक्रोज है। यदि इसका हम जल अपघटन कराएं, क्या कराएं, इसका जल अपघटन कराएंगे तो इससे हमें क्या क्या प्राप्त होगा, इससे हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्राप्त होगा और एक मॉलिक्यूल किसका प्राप्त होगा, फ्रक्टोज का प्राप्त होगा। कुछ समझ में आ रही बात। यदि हम सुक्रोज का जल अपघटन कराएं, जल के साथ क्रिया करवाने पर जब इसका अपघटन होगा तो इससे हमें दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे, किसके, मोनोसैकेराइड्स की। ये क्या है भाई, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड्स है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड्स है। तो यही से समझिए। अब ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड्स अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। अब ये ऑलिगोसैकेराइड्स को कई भागों में डिवाइड किया गया, जैसे ये भी एक ऑलिगोसैकेराइड्स है, जो सुक्रोज है एक ऑलिगोसैकेराइड्स है, और ऑलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड है। अब यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के प्राप्त होते हैं। तो अगर जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का जल अपघटन करने पर हमें दो मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के प्राप्त होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। समझ में आ रही बात। और यदि कोई ऐसा हमने कार्बोहाइड्रेट लिया जिससे तीन मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो उसे हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड्स। और चार मॉलिक्यूल से ही प्राप्त होते, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज भी प्राप्त हो जाता, एक और गैलेक्टोज प्राप्त हो जाता, तो उसे हम कहते हैं टेट्रासैकेराइड्स। तो ये सुक्रोज का जल अपघटन था कि जब सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर जो हम माल्टोज का, किसका, माल्टोज का जल अपघटन करें, अब माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यही सेम फॉर्मूला माल्टोज का, बट अंतर क्या है इसमें अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे C12H22O11, C12H22O11, ये माल्टोज है, ये क्या है भाई, माल्टोज है। यदि हम इसका जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, किसी न किसी एंजाइम की उपस्थिति में। सुक्रोज है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टोज माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब जल अपघटन होगा इसका, तो क्या होगा भाई, ये माल्टेज है तो इससे दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्राप्त हो रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आया। ये है आपका, ये माल्टोज है, ये क्या है, माल्टोज है, और ये है आपका सुक्रोज, ठीक है, ये सुक्रोज है। तो आपने क्या देखा कि सुक्रोज का जब हमने जल अपघटन किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है, यानी कि सुक्रोज जो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के मिलने से बनता है आपका सुक्रोज। उसी तरीके से जो माल्टोज है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये एक दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब मिलते हैं तब बनता है आपका माल्टोज। समझ में आ रहा है। वहीं अगर जब हम लैक्टोज ले लें, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा C12H22O11। अब अगर जो हम इसका जल अपघटन करवाते हैं, किसका, लैक्टोज का, कोई बात नहीं, लैक्टोज, ये लैक्टोज है, ध्यान से देखिए जरा।
ये क्या है, ये लैक्टोज है, ये सुक्रोज था, ये माल्टोज था, लैक्टोज। जब हम लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्राप्त होगा और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा, गैलेक्टोज का प्राप्त होगा। कुछ समझ में आ रही बात? तो ये सारे के सारे डाइसैकेराइड्स हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स के ही भाग हैं। तो यदि हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। माल्टोज का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी कि दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। यदि हम लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यदि किसी कार्बोहाइड्रेट का हम जल अपघटन करवाते हैं और दो मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के प्राप्त होते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। यदि तीन मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के प्राप्त होते तो उसे क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड्स। चार मॉलिक्यूल प्राप्त होते तो टेट्रासैकेराइड्स, पांच होते तो पेंटासैकेराइड्स, और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर जो सैकेराइड्स प्राप्त हो रहे हैं जल अपघटन कराने पर तो उसे ही हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल आप लोग जानते हैं, होता है जैसे स्टार्च, वो पॉलीसैकेराइड्स है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स। बस को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये था आपका ऑलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत जो एक भाग है डाइसैकेराइड्स। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं ट्राइसैकेराइड्स का। नोट करना है तो कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं ट्राइसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड्स। अब देखिए ट्राइसैकेराइड्स के एग्जांपल है रैफिनोज। रैफिनोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखिए रैफिनोज क्या होता है। ओम नमः शिवाय। क्या होता है रेफिनोन भैया, इसको मिटा दे क्या? हाँ मिटा दे क्योंकि दिक्कत हो रही है थोड़ा। रेफिनोज क्या होता है देखिए, जान बनेगा डान। चलिए अब आगे इसमें आपका ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं भाई? वे कार्बोहाइड्रेट्स, क्या वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जल अपघटन करने पर तीन मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के प्राप्त हो उसे हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड्स। जैसे हम रैफिनोज ले लें, C18H32O16, ये रैफिनोज है, रैफिनोज। ओके, अगर रैफिनोज है, अब इसका अगर हम जल अपघटन करें, क्या कर दें, जल अपघटन हम कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा? फ्रक्टोज। और एक मॉलिक्यूल किसका प्राप्त होगा? गैलेक्टोज। और तीनों के तीनों क्या है? मोनोसैकेराइड्स। क्या देखा आपने? यदि हम रैफिनोज ट्राइसैकेराइड्स का जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज प्राप्त होता है। तो वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो? तीन मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड, जो हमें प्राप्त हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ट्राइसैकेराइड्स। यहीं पर अगर जो 4 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते तो टेट्रासैकेराइड्स कहते। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें इतनी आपको समझ में आई कि नहीं आई? और टेट्रासैकेराइड्स, तो अब टेट्रासैकेराइड्स में 4 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं पॉलीसैकेराइड्स। भाई जो पॉलीसैकेराइड्स है उसमें क्या करना है कि ये देखिए, पॉली मतलब होता है मैनी। पॉली मतलब क्या होता है भाई? ध्यान से समझिए, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? अब पॉलिस मतलब होता है मैनी। ये देखिए पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। और सैकेराइड्स मतलब मोनोसैकेराइड्स। अगर जो वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर बहुत सारे अणु, 20, 25, 50, 100, 150, 200 बहुत ज्यादा अणु मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के प्राप्त होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब इसका अगर एग्जांपल आपको पॉलीसैकेराइड्स देना तो स्टार्च क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। समझ में? ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या होता है भाई? आप सबको पता है कि प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो इकट्ठा होता है, हम उसे स्टार्च कहते हैं। और ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स इकट्ठा होता है हम उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। ये भी सेलुलोज क्या है? आप सभी जानते हैं प्लांट्स का ही भाग है, प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें देखा जाए तो सारे के सारे क्या है? ये पॉलीसैकेराइड्स है।
तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को ये कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जरूर समझ में आया होगा। यह था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे उसके आधार पर था। और मान के चलिए कि 12th के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है और भी लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, तो आप लॉन्ग आंसर में इसका डेफिनेशन लिख के उसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और बहुत ही आसान है, रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो सो गाइस, यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो या मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।